इन्फोसिस और आईटीसी, निफ्टी पर जो डिक्लाइन है उसका मेन कारण इन्फोसिस और आईटीसी। चलिए एक काम करते हैं, अब एक बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के डायरेक्टर और सीईओ मिहिर वोरा जुड़ गए हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि डोमेस्टिक मनी इस समय इस मार्केट में क्या कर रही है, क्योंकि पिछले पूरे साल इस मार्केट को डोमेस्टिक मनी नहीं संभाला था, एफआईआईज ने सेलिंग की थी। मिहिर जी, गुड आफ्टरनून। क्या व्यू बन रहा है? इस साल काफ़ी मार्केट ने वॉलेटिलिटी दिखाई है, लेकिन ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा लोअर साइड का ही रहा है। नमस्कार अनुज जी। हाँ, ट्रेंड थोड़ा एक कहूंगा नो मैन्स लैंड में है मार्केट, क्योंकि जो मैसेजेस आ रहे हैं थोड़े मिक्स्ड आ रहे हैं। एक और जब हमें लग रहा है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी, खास करके रूरल इकोनॉमी जो वीक थी, उसमें एक उम्मीद है कि रिकवरी आए, लेकिन जो अर्बन कंजम्पशन इंडिकेटर्स हैं वो थोड़े वीक होते जा रहे हैं। तो एक बैलेंसिंग हो रही है एक तरह से ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट, डोमेस्टिक इकोनॉमिक फ्रंट। और हम अगर सेक्टर मूवमेंट देखें तो लास्ट 3 महीने में हमने देखा है कि बैंकिंग, जहां पे हर तरह के अच्छे न्यूज हैं, उसने अच्छे परफॉर्मेंस के बाद जो है थोड़ा अंडर परफॉर्म करना शुरू किया है। और आईटी जो लास्ट ईयर बहुत ही अंडर परफॉर्म किया था पिछले 9 महीने में, उसने मार्केट को बनाए रखा था और उसमें थोड़ी रिकवरी से मार्केट टिका हुआ था। सो अब ऐसा लग रहा है कि जबकि हमारा व्यू यही है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो अभी भी बेटर करेगी ग्लोबल इकोनॉमी से, क्योंकि हमारा जो रिकवरी है वो काफी सस्टेनेबल है। लेकिन एक तरह से देखें तो ग्लोबल हेडविंड्स आ रहे हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो भय था वो धीरे धीरे कम हो रहा था, लेकिन पिछले 2-3 डेटा पॉइंट्स हमने यूएस और यूरोप से देखे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इन्फ्लेशन का अभी जो भय है, जो रिस्क है, वो भी कम नहीं हुआ है, और शायद जो सेंट्रल बैंक वहां की है वो और कड़ा रवैया अपना सकती है। तो एक ग्लोबल हेडविंड्स का माहौल बन रहा है, और उसकी वजह से मेरे ख्याल से हमारी मार्केट भी अनिश्चित है। अच्छा, मैं मेरे जी आता हूँ आपके पास वापस। एक बार मार्केट एड्रेस कर लेता हूँ एक बार, क्योंकि एकदम से मार्केट में एक नॉक आया वापस, और अब ये थोड़ा सा बड़ा नॉक है निफ्टी बैंक में, खास तौर से 100 पॉइंट नीचे अब निफ्टी बैंक। अच्छा, आज सुबह जो मैं इस जो पुटकॉल रेशो की बात कर रहा था ना, अब देखिए, अब मैं उसका सिग्निफिकेंस समझाता हूँ आपको। आज मार्केट नीचे है, 100 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे, 40 पॉइंट निफ्टी नीचे, जबकि पुटकॉल रेशो बढ़ गया है, क्योंकि वो जो कल का जो था वो आर्टिफिशियली लो पुट कॉल रेशो था। वरना 0.75 के पुट कॉल रेशो में आज सुबह मैं भी बोलता कि रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में लॉन्ग ट्रेड लेने के, लेकिन इसलिए मैंने नहीं बोला क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा मैनेज लग रहा था। इसके लिए मैंने वो सुबह जो पॉइंट था वो रेज किया था। और अब देखिए, आप मार्केट डाउन है, लेकिन पुट कॉल रेशो एक्चुअली ऊपर है, 0.75 वाला अब 0.83 पर है। खैर, इसकी तो बात हम करते रहते हैं। मेहर जी, बैंकों में क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि पिछले 3-4 साल से हमने एक बड़ी रैली देखी है। क्या पीक अर्निंग्स निकल गई हैं बैंकों की? क्या ये एक रिस्क है मार्केट के लिए कि जो एनआईएम्स लगातार बढ़ रहे थे, अब वो यहाँ से शायद गिरेंगे? क्योंकि मैं एसबीआई की भी लास्ट इंटरेस्ट रेट का मूव देख रहा था, लेंडिंग रेट कम बढ़ाया, डिपॉजिट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाया उन्होंने। मुझे नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी जो बैंकों का मार्जिन है वो कम होगा, क्योंकि बैंक्स हमने देखा है सबसे स्मार्ट एंटिटीज होती हैं। राइजिंग इंटरेस्ट रेट हो या फॉलिंग इंटरेस्ट रेट सिनारियो में टिपिकली वो कैसे भी करके हम अपना एसेट लायबिलिटी मैनेज कर लेती हैं। खास करके जो बैंक्स रिटेल डिपॉजिट फोकस्ड हैं, जिनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस हैं, बहुत सारी ब्रांचेस हैं, और अच्छी जेन्युइन करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट का जिनका बेस होता है, उन्हें अपने जो कॉस्ट इंक्रीजेस हैं इंटरेस्ट रेट के, वो पास ऑन करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ऐसा मुझे कोई बहुत बड़ा थ्रेट नहीं लग रहा है। हाँ, जिस तरह से जो मार्जिन बढ़े हैं लास्ट 2-3 क्वार्टर में, वो रेट से शायद ना बढ़े। मे बी द बेस्ट ऑफ द मार्जिन इज बिहाइंड अस, बट मुझे नहीं लगता है कि मार्जिन घटेंगे। सो बेसिकली देन द कॉल बिकम्स कि अब यहां जाके ग्रोथ कितनी आएगी, खास करके लोन बुक ग्रोथ। और दूसरी बात है कि एनपीएस का जो भाई है, वो अभी जल्दी उभरेगा कि नहीं, अभी ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि काफी क्लीन अप किया है बैंकों ने। तो नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि कोई एनपीएस का, एसेट क्वालिटी का प्रॉब्लम हो। सो बेसिकली मेन मेन ये बात है कि मार्जिन मेंटेन होंगे और ग्रोथ कैसी आएगी, उस पर हमें कॉल लेना है। ओके महेश जी, अभी हम कुछ देर पहले पावर के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। इनफैक्ट मैं उस अपने प्रश्न को इस तरीके से बोलना चाहूँगा, क्योंकि पिछले हर 2 साल में, 21 में, 22 में एक ना एक थीम आके पैसा बना के देखी गई। कभी रेलवे पीएसयूज, आप डिफेंस को देखिए, डिफेंस में तो अभी भी स्टॉक्स 52 वीक हाई, ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले हम पावर स्पेस की बात कर रहे थे, क्योंकि इस बार पावर डिमांड काफ़ी बढ़ने वाली है। और एक वाइट गुड सेगमेंट जिसने पिछले आई थिंक 2 कम से कम, अगर आप देखें अपने सीजन में,
पैसा बना के नहीं दिया, और बड़ा कारण ये था कि मेटल प्राइसेस काफ़ी फर्म थे। ये क्या थीम पैसा बना के दे सकती है इस बार, पावर या फिर कंज्यूमर ड्यूरेबल वाइट गुड सेगमेंट, मिहिर जी? पॉसिबल है, क्योंकि जैसे आपने ही कहा कि ये दोनों सेक्टर जो है लास्ट 2-3 साल से मार्केट के कंपैरिजन में परफॉर्मेंस कम कम दिए हैं। तो वैसे देखें तो वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव नहीं है, और अगर थोड़े अर्निंग्स कम हुए तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पे शायद एक्सपेंसिव लगे, लेकिन अगर मार्जिन वापस आएंगे तो अर्निंग्स ग्रोथ भी आ जाएगी। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में हमने देखा है कि उसमें भी एक तरह से हम देखें तो के शेप रिकवरी है, जहां पे हायर वैल्यू टिकट आइटम्स देखिए, जैसे कार्स हैं, हाई एंड मोटरसाइकिल्स हैं, उनमें कमर्शियल व्हीकल्स है, उनमें डिमांड रिकवरी बेटर दिखी है हमें। लोअर एंड कंजम्पशन आइटम है, जैसे कि फैंस, सम ऑफ द गारमेंट्स या तो अंडर गारमेंट्स वगैरह, लो एंड फुटवेयर वगैरह में, उसमें एक हम देखें तो स्लगिशनेस दिखी है, इतनी डिमांड पिकअप नहीं हुआ है। तो जैसे हम कहते हैं कि मार्केट में भी एक के शेप रिकवरी था, लार्ज कंपनीज ने बेटर परफॉर्म किया, स्मॉल कंपनीज ने कम परफॉर्म किया, वैसे कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और कंज्यूमर सेक्शन है उसमें भी एक के शेप है, जहां पे हायर वैल्यू टिकट आइटम्स बेटर कर रही हैं, लोअर वैल्यू टिकट आइटम्स इतना अच्छा नहीं किए हैं। लेकिन अब कॉल ये है कि जो रूरल डिस्ट्रेस था, स्मॉल टाउन में डिस्ट्रेस था, वो होपफुली कम होते जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जो हर्ट कर रही थी उन्हें, वो अभी धीरे धीरे करके कम आ रही है। तो जो प्राइसिंग पावर था या जो परचेसिंग कैपेसिटी थी, वो मेरे ख्याल से रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में धीरे धीरे करके वापस आएगी, और वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है इस स्पेस में। तो धीरे धीरे करके एक लॉन्ग टर्म व्यू से पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है, क्योंकि इंडिया जैसी यंग पॉपुलेशन ग्रोइंग इकोनॉमी में ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो ड्यूरेबल्स की पेनिट्रेशन है वो वो बढ़ेगी नहीं, जरूर बढ़ेगी, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। अच्छा, एग्जैक्टली मैं बजट से ही लेके चलता हूँ, आगे चलता हूँ मिहिर जी। रेलवे के लिए, रोड के लिए और कैपेक्स के लिए जो डिजिट्स आवंटित की गई इस बजट में, वो सब्सटेंशियली हाई थी, और आप नितिन गडकरी जी को जानते ही हैं। मेरे ख्याल से वो पैसा कहाँ, कैसे, कितनी जल्दी डिप्लॉय करेंगे वो तय भी कर चुके होंगे। आईआरबी को, एनसीसी को और तमाम, अगर आप देखें कंस्ट्रक्शन कंपनियों को हमने मिड कैप में अच्छा मूव देते हुए देखा है। इस स्पेस पे आपका व्यू क्या है? कंस्ट्रक्शन, रोड कंपनियां और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनियां ज़्यादातर, अगर आप देखें 52 हफ्तों की या फिर ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रही हैं। इस स्पेस पे आपका व्यू? बिल्कुल। तो हमारा थीसिस ये है कि इंडिया अपने कंजम्पशन के बेसिस पे अगर ग्रो करेगी सिर्फ, तो मेरे ख्याल से 5.5 मैक्सिमम 6% जीडीपी ग्रोथ आ सकता है। लेकिन अगर हमें 7 या 8% का जीडीपी ग्रोथ दिखाना है, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग और कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय द प्राइवेट सेक्टर और रियल एस्टेट, ये 4 जो सेगमेंट्स हैं, उसके बिना नहीं आ सकती। तो मुझे लग रहा है गवर्नमेंट को ये एहसास है, और सारे जो बजट और बाहर बजट जो पॉलिसी मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने, वो इन्वेस्टमेंट्स को प्रोत्साहन देने के लिए किए गए हैं। तो हमारा व्यू ये है कि गवर्नमेंट कैपेक्स जिस तरह से चल रहा है, चाहे वो रेलवे में हो, रोड्स में हो या डिफेंस में हो, वो बरकरार रहेगा। इनफैक्ट प्राइवेट सेक्टर को भी ज्यादा प्रोत्साहित करेंगी गवर्नमेंट, कर भी रही है। तो ये सेगमेंट में हमारा व्यू पॉजिटिव है, क्योंकि न सिर्फ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉजिटिव होगा, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी जिस तरह से प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स के जरिए, या फिर डिफेंस लोकल मैन्युफैक्चरिंग की जरिए, जो पीएलआई स्कीम्स में, उसमें ज्यादा से ज्यादा सेक्टर्स आ रहे हैं। और ये हमने बहुत अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड देखा है कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट पे के लेवल पे एक पीएलआई स्कीम तो है ही, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने आप में एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही हैं कंपनीज को अपने स्टेट में लाने के लिए। तो एक मैन्युफैक्चरिंग की जो इंपॉर्टेंस है, वो मेरे ख्याल से स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल पे इम्पोर्टेंस का एक सीरियसनेस आ चुकी है। और कंस्ट्रक्शन, कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट्स में हमारा व्यू पॉजिटिव है। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स पर आपका अप्रोच इस समय क्या रहेगा मिहिर? क्योंकि इस स्पेस में ऑफ कोर्स जैसे जैसे पीक समर पर आएंगे, होपफुली डिमांड पिकअप देखने को मिलेगा, तो वो ट्रांसलेट करेगा। और ये क्या एक बड़ी थीम हो सकती है इस साल के लिए? सॉरी, कौन सा सेक्टर? कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स। हाँ, बिल्कुल। जैसे हमने जैसे हमने डिस्कस किया कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में अर्बन में इतना थोड़ा ट्रैक्शन कम दिख रहा है, और लो टिकट आइटम्स में ट्रैक्शन कम दिख रहा है, बट ये काफी सीजन से ऐसा चल रहा है। और जिस तरह से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके जो रूरल और सेमी अर्बन इकोनॉमी भी पिकअप होगी, तो मेरे ख्याल से ये सेगमेंट भी परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से परफॉर्म नहीं किया है।
वैल्यूएशंस इतने एक्सपेंसिव नहीं हुए हैं, तो थोड़ा मार्जिन इंप्रूवमेंट और थोड़ा वॉल्यूम इंप्रूवमेंट आने से एक अच्छा रीरेटिंग हो सकता है ये सेक्टर का। मिहिर, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए। तो थोड़ा सा न्यूट्रल या नो मींस लैंड में इस समय मार्केट, और वही आज का मार्केट भी आपको बता रहा है एक बार फिर थोड़ी रिकवरी की कोशिश। ना 40,500 टूट रहा है आज था, ना 40,800 टूट रहा है अप साइड पर।